हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है, हमने आर्टिकल 12 किया था, जिसने हमें बताया था कि स्टेट क्या होती है। स्टेट के बारे में हमने सब कुछ बहुत ही अच्छे से पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था गाइस, है ना। तो आज हम आर्टिकल 13 करने जा रहे हैं गाइस। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम बाय टाइम अपडेट मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और इस कंप्लीट सीरीज की और आने वाले लेक्चर्स की पीडीएफ्स पीपीटीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा आर्टिकल 13 हमें क्या कह रहा है? All laws existing before constitution are void to the extent they violate fundamental right। गाइस देखिए, हमने कहा था हमारे जो प्रॉपर आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, जो राइट्स हमें दिए हैं, वो आर्टिकल 14 से गिवन है। आर्टिकल 12 और 13 नहीं है। आर्टिकल 12 ने हमें बताया आर्टिकल की जो फंडामेंटल राइट्स है किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। जो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होते हैं, बट जिससे स्टेट की हम बात करते हैं तो वो स्टेट क्या है, उस स्टेट को पूरी तरह से डिफाइन किया आर्टिकल 12 ने। इसी तरह से जो आर्टिकल 13 है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने का एक वे है कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं कोई अमेंडमेंट्स करके हमारे राइट्स को चेंज कर दे, हमारे राइट्स को ख़त्म कर दे। उस चीज़ के लिए आर्टिकल 13 लाया गया है। तो आर्टिकल 13 हमें क्या कहते हैं? ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की भी बात करता है, जो अब नए लॉज बनेंगे, फ्यूचर में लॉज बनेंगे, उनकी भी बातें करता है। तो इसका क्लॉज 1 हमें क्या कह रहा है? ऑल लॉ एग्जिस्टिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जितने भी लॉ एग्जिस्ट करते थे, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लॉज थे, वो सारे के सारे लॉज वॉइड होंगे, नल होंगे टू द एक्सटेंट दे वायलेट फंडामेंटल राइट। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो वो सारे के सारे लॉ वॉइड हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल 13 क्लॉज 1। मतलब क्या है इसका? देखिए गाइस, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारे लॉज हमारे इंडिया में लाए गए, बनाए गए। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कुछ लॉज ऐसे थे जो शायद हमने खत्म कर दिए, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बट काफी सारे लॉज ऐसे थे जो यूज में नहीं आ रहे, बट उनको वॉइड नल नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया। वो आज भी है, बट उनको यूज नहीं किया जाता। इस तरह के लॉज हैं, पूरी तरह से वो रिमूव नहीं किए गए। तो ये क्या कह रहे हैं? अप्लाई टू ऑल लॉज मेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान जो लॉज बने थे उन पे अप्लाई होता है बिफोर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस से पहले बनाए गए थे। ठीक है, दिस लॉ आर नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड। जो ये लॉज है वो रिमूव नहीं होते पूरी तरह से, पर इनवैलिड हो जाते हैं अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। अगर फंडामेंटल राइट की और उन लॉज की बात आएगी जो ब्रिटिश एरा में बने हैं, तो हमेशा हमारे फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल होंगे, जीतेंगे। ठीक है गैस, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल दिया है, कोई कॉलोनियल लॉ है, बनाया गया है, हमारी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारी फ्री स्पीच को, हमें बोलने की परमिशन नहीं दे रहा कोई लॉ। ठीक है, तो वो वॉइड हो जाएगा, बिकॉज हमारा आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो कहता है कि हमें बोलने की आज़ादी है। ठीक है गाइस, तो कॉलोनियल लॉ को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसको वॉइड कर देंगे वहाँ पे। तो मेन क्या है, आप ये नहीं कहोगे कि ओल्ड जो पुराने लॉ है वो खत्म ही हो जाता है इससे, नहीं। वो उस ड्यूरेशन के लिए नल वॉइड हो जाता है जहाँ पे वो हमारे राइट्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, नॉट वाइप्ड आउट कंप्लीटली, पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वैलिड इन पार्ट दैट आर कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। हो सकता है, देखो एक लॉ है, बड़ा लॉ है, जिसके कुछ पार्ट वॉयलेट कर रहे हैं हमारे राइट को। ठीक है, तो जो वॉयलेट कर रहा है पार्ट, सिर्फ वो पार्ट नल हो जाएगा, बाकी का पूरा जो लॉ है वो एज इट इज एग्जिस्टेंस में रहता है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओवर ऑल प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। यही बात मैंने आपको बताई कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उनमें से हमारा, उनके ऊपर हमेशा फंडामेंटल राइट ही सुप्रीम राइट रहेगा। ठीक है, सो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज जो है सर्वाइव करते हैं, बट हमेशा फंडामेंटल राइट उनके ऊपर जीतेंगे जब भी दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। ठीक है गाइस, होप्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्लॉज 2 फ्यूचर लॉ के ऊपर है। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक अवे और अब्रीच फंडामेंटल राइट। स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती, या हमारे कोई लॉ, हमारा कोई राइट जो है, कोई ऐसा लॉ है
वो ख़त्म भी नहीं कर सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करे। हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई लॉ स्टेट नहीं बना सकती, ठीक है। उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें से कुछ डिलीट करने के लिए ध्यान रखना इस चीज़ का गाइस। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कांट पास लॉ दैट वायलेट फंडामेंटल राइट। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे आपकी वो स्टेट लेजिस्लेचर हो गाइस, दे कांट पास लॉ, वो ऐसे कोई भी लॉ को पास नहीं कर सकती जो आपके फंडामेंटल राइट को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ठीक है। इफ दे डू, अगर वो ऐसा कोई लॉ पास करते हैं तो वो लॉ ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा एज पर आर्टिकल 13, क्योंकि वो परमिशन ही नहीं देता गवर्नमेंट को। सो दिस क्लोज एक्ट एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट पावर। तो ये जो राइट है हमारा आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट, ये हमें एम्पावर्ड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लाके हमारे राइट्स को खत्म नहीं कर सकती और गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। द स्टेट हैज़ नो पावर टू मेक सच लॉ। स्टेट में जो हमने पीछे पढ़ा था, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, कोई भी, किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं है कि कोई भी ऐसा लॉ बना सके। हैज़ नो पावर टू मेक सच अ लॉ, ठीक है गाइज। एनी लॉ मेड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज ऑटोमेटिकली वॉइड। कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में होगा वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन सच लॉ अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और अगर वो नहीं होता है तो जो कोर्ट है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, खत्म कर सकती है अंडर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है कि अगर उन्हें कोई लॉ सही नहीं लगता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उस लॉ को पूरी तरह से अच्छे से जज करके उसमें जो भी गलतियां है, जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वो स्ट्रक डाउन कर देती है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया इसने, इफ पार्लियामेंट मेक अ लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट फ्री स्पीच। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया जो हमारी फ्री स्पीच की, जो हमारा फ्री स्पीच का राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इन अ वे दैट वायलेट आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमें दे रहा है, तो वो जो लॉ है वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सो स्टेट कांट मेक लॉ दैट टेक अवे और अब्रीच फंडामेंटल राइट। ध्यान रखना, चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के लॉ है और चाहे वो अब के लॉज हैं। दिस क्लोज प्रोटेक्ट अवर राइट, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहा है। तो क्लोज 2 का सबसे मेन काम क्या है? हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट्स की पावर को लिमिट करना। नेक्स्ट देखिए क्लोज 3 क्या कह रहा है गाइस। क्लोज 3 लॉ को डिफाइन कर रहा है कि लॉ क्या है। लॉ इंक्लूड एक्ट पास बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लॉ में क्या क्या आ सकता है, क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो लॉ के अंदर किस किस चीज को काउंट किया गया है। एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट पास करती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो एब्सेंस ऑफ सेशंस, या तो गवर्नर पास करते हैं या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करता है, तो वो ऑर्डिनेंस भी इसके अंदर आता है। जब हम प्रेसिडेंट या गवर्नर के टॉपिक पे आएंगे तब इस चीज को और डिटेल में करेंगे। कोई रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, वो भी लॉ की डेफिनेशन में आती है। कोई नोटिफिकेशन, कोई गैजेट गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, पब्लिश कर रही है। कोई भी कस्टम है जो गवर्नमेंट विद लीगल फोर्स मतलब जिसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना पावर लगा रही है कि लीगैलिटी हो गई, अगर आपने वो चीज़ फॉलो नहीं की तो आपके ऊपर क्या कहते हैं, क्राइम का या जो भी होगा आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, आपके ऊपर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। वो तो वो चीज़ें जितनी भी लीगल फोर्स के थ्रू कस्टम गवर्नमेंट अप्लाई करेगी वो सारी की सारी लॉ की डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। इवन अनरिटन कस्टम कैन बी स्टक डाउन, कि वो रिटर्न नहीं है, बस ओरली गवर्नमेंट ने बोल दिया, वो भी वॉयलेट माना, वो भी माना जाएगा कि अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो उसको भी गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो स्टक डाउन कर सकती है, ठीक है गाइज। सो द टर्म लॉ इज वेरी वाइड। लॉ कोई छोटी मोटी टर्म नहीं है, बहुत ही वाइड टर्म है गाइज। रिटर्न लॉ है, अनरिटन कस्टम है, सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। ऑल ऑफ दिस आर सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। इन सबसे ऊपर क्या है? फंडामेंटल राइट्स है गाइज हमारा, ठीक है। और देखिए, बट इनिशियली क्या था गाइस, आर्टिकल 13 डजेंट अप्लाई टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो गवर्नमेंट है हमारी, इनिशियली किसी रीजन की वजह से एक आर्टिकल 368 लाया गया था। आर्टिकल 368 के अंदर क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की जाएगी उसके ऊपर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होएगा। इनिशियली ये चीज़ की गई थी, ठीक है। लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, गवर्नमेंट इसका ज़्यादा बेनिफिट्स लेने लगी और हमारे राइट्स को वॉयलेट करने लगी।
तो इसके बाद काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट्स उठने लगे इस चीज़ को लेके। सबसे पहले एक केस आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1967 में। उसके बाद लेकिन एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या था गाइस? केशवानंद भारती केस में आया 1973 में। ठीक है, उसने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट चेंज द इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है गाइस, बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है क्योंकि वो 368 के तहत सही है। ठीक है, इसके बीच में हमारे और भी केसेस आए गाइस। ठीक है, ये हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जजमेंट थी उसको डिस्कस कर रहे हैं, बट कांट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी टर्म लेके आया सुप्रीम कोर्ट कि जो गवर्नमेंट है वो कोई भी लॉ अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और ये जो केस था इसलिए इसको फेमस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केस भी बोला जाने लगा। की पॉइंट्स क्या थे? गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर की पॉइंट वैलिड रहेगी। जहाँ भी अमेंडमेंट हुई है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ये देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का फिनोमिना फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। गवर्नमेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में बड़ा टॉपिक है जिसे हम आने वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किन किन टर्म्स को अलाउ किया है, क्या क्या उसके ऊपर वैलिड पूरी की पूरी ऑप्शंस होते हैं कि आप किस वे में किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हो किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में इस चीज़ को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय इंश्योरिंग दैट लॉ इनकंसिस्टेंट विद राइट्स आर इनवैलिड। कि जो लॉ राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, हमारे राइट के साथ सही नहीं कर रहे, वो इनवैलिड है। कुछ डॉक्ट्राइन्स है, क्या क्या डॉक्ट्राइन है? डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो इन चीज़ों के आर्टिकल 13 से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और आर्टिकल 13 ही हमारे जुडिशियल रिव्यू की फाउंडेशन है गाइस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कहीं जुडिशियल रिव्यू वर्ड मेंशन नहीं था। ये जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे पास आर्टिकल 13 से आता है, क्योंकि आर्टिकल 13 पावर देता है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, इनकंसिस्टेंट हो उससे। तो ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट वहीं से आता है, और जुडिशियल रिव्यू हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। डॉक्ट्राइन ऑफ सवरेबिलिटी, ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द लॉ इज रिमूव। देखिए ये क्या है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसमें क्या है गाइस? अगर गवर्नमेंट ने कोई पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा लॉ बनाया है, उस लॉ में मान लो 4 क्लोज है, 4 में से हो सकता है एक क्लोज गलत हो, बाकी के 3 सही है, तो पूरा लॉ स्ट्रक डाउन करना इज नॉट ए राइट मूव। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्राइन बनाया है कि जो पार्ट इनकंसिस्टेंट है सिर्फ उस पार्ट को हटा दिया जाए, पूरे लॉ को खत्म करने की जगह। जो पार्ट वैलिड है उसे रहने दिया जाए, जो पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या है? ये वही प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात आती है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो होते हैं वो डेड नहीं होते, वो सिर्फ इनएक्टिव है, खत्म नहीं हुए, इनएक्टिव है कि ये भी यूज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दे कैन बिकम वैलिड अगेन, वो वैलिड हो सकते हैं इफ अनकंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड, कि अगर उनको दोबारा यूज किया जाए उनको वैलिड किया जा सकता है, और अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है ना? दिस डॉक्ट्राइन शो दैट फंडामेंटल राइट रिमेन सुप्रीम। इसका मेन काम यही है डॉक्ट्राइन का कि ये फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम बना के रखता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, और कोई लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आर्टिकल 13 था। तो आर्टिकल 13 हमारा क्या कहते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बाय डिक्लेयरिंग लॉ इनकंसिस्टेंट विद दैम एज वॉइड। जो लॉ हमारे इन फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है वो लॉ वॉइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, स्ट्रक डाउन हो जाएंगे एज पर आर्टिकल 13। तो लॉ में क्या क्या आ सकता है? ओल्ड लॉ वैलिड अनलेस दे वॉयलेट फंडामेंटल राइट। ओल्ड लॉ हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो हमारी इंडिपेंडेंस इंडिया से पहले के ब्रिटिश रूल के टाइम पे बने हैं, वो लॉ वैलिड है आज के टाइम पे भी, बट तब तक जब तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहे। नए लॉ कांट वॉयलेट फंडामेंटल राइट, जो गवर्नमेंट आज के टाइम पे लॉ बनाएगी वो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती। कोर्ट कैन स्ट्रक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज पर जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोर्ट कैन स्ट्रक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। ठीक है गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सुप्रीम।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, बाकी हर चीज़ से, पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेचर से, ब्रिटिश लॉ बने हुए जो उनसे, हर तरह की चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सुप्रीम। दिस इज द बेसिक समरी ऑफ आर्टिकल 13 गाइस। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे टाइम बाय टाइम। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।